बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास है 10th। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम चैप्टर नंबर 1 का कुछ पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक एल्गोरिदम्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये प्रीवियस लेक्चर से जो है ये कंटिन्यू है। तो आज भी हम एक एल्गोरिदम लिखेंगे। ये है प्रॉब्लम 7, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ ए गिवन नंबर। एक नंबर का एक्सपोनेंट फाइंड करें। पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, एक एग्जांपल के ज़रिए से इसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर इसका एल्गोरिदम लिखेंगे। एक्सपोनेंट और पावर ऑफ ए नंबर मींस एक्सपोनेंट या किसी नंबर की जो पावर है, इससे क्या मुराद होता है, हाउ मैनी टाइम्स टू यूज़ द नंबर इन ए मल्टीप्लिकेशन, कि नंबर को मल्टीप्लिकेशन में कितनी मरतबा जो है इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर। ये एक नंबर की प्रोडक्ट होती है। एक्सपोनेंट या पावर ऑफ ए नंबर क्या होता है, एक नंबर की प्रोडक्ट होती है। दैट इज़ मल्टीप्लाइड एज मैनी टाइम्स एज इट्स एक्सपोनेंट, जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है एज मैनी टाइम्स एज इट्स एक्सपोनेंट, इतनी मरतबा जितना यानी कि एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, या पावर होती है, इतनी मरतबा नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। एक एग्जांपल के ज़रिए से बात ये क्लियर करते हैं। अगर हमारे पास सपोज नंबर 2 है और एक्सपोनेंट या पावर उसकी 5 है, तो ये एक्सपोनेंट और पावर ऑफ ए नंबर क्या होगा, 2 रेज पावर 5, 2 की पावर 5। इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरह कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितनी मरतबा, 5 टाइम्स, क्योंकि एक्सपोनेंट ये पावर कितनी है, 5। अगर एक्सपोनेंट ये पावर 7 होती तो हम नंबर को 7 टाइम मल्टीप्लाई करते। तो इधर 5 है तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 1 2 3 4 5, पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ार 4, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4 2 ज़ार 8, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 16, और फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई नंबर होता है, सपोज नंबर 3 है और पावर होती 4, तो हम 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते, यानी कि इस सूरत में जो है नंबर 3 है और एक्सपोनेंट 4 होगा, तो हम 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो है प्रॉब्लम है आज का, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ ए गिवन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 7। इसको आप बुक के पेज नंबर जो है 15 पे स्टडी कर सकते हैं। अब हम एल्गोरिदम इसका लिखते हैं। इसके लिए पहले प्लानिंग करते हैं। एल्गोरिदम किसका लिखना हमने, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ ए गिवन नंबर, एक नंबर का एक्सपोनेंट फाइंड करना है। तो इसमें हमें इनपुट क्या होगा, हमें पता होना चाहिए कि नंबर कौन सा है और उसकी एक्सपोनेंट या उसका पावर जो है वो क्या है। तो हमें क्या इनपुट में क्या चीज़ का पता होना चाहिए, ए नंबर एंड इट्स एक्सपोनेंट, यानी दो चीज़ों का मालूम होना चाहिए, नंबर और एक्सपोनेंट। हमें रिज़ल्ट क्या प्रोवाइड करना है, हमें यानी कि 2 और 5 का पता होगा, ये नंबर है और ये एक्सपोनेंट है, तो हमने इन को 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हुए रिज़ल्ट जो है वो प्रोवाइड करना, और इसे कहते हैं एक्सपोनेंट ऑफ ए गिवन नंबर। ये काम हम किस तरह करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। मल्टीप्लाई द नंबर एज मैनी टाइम्स एज इट्स एक्सपोनेंट, नंबर को जो है मल्टीप्लाई किया जाएगा कितनी मरतबा, जितना एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट टाइम जो है उसको नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि अगर एक्सपोनेंट 5 है तो 5 टाइम जो है मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये प्रोसेसिंग करते हुए हम रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये जो हमारी एग्जांपल है, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये नंबर हमारे पास 2 है और उसकी जो एक्सपोनेंट है, ये पावर है, वो 5 है। तो हमने 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और ये एक हमारे पास ये वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू जो है 1 है। इसकी 1 वैल्यू इसलिए रखेगी कि मल्टीप्लिकेशन में अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। 1 को क्या कहा जाता है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह किसी नंबर एडिशन में, एडिशन के लिए अगर हम किसी नंबर में 0 ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह मल्टीप्लिकेशन में अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो नंबर हैं, ये इनकी सब नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, अगर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, n में देखें आप 2 है और p में 1 है, यानी कि पहले 2 को जो है 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 1 ज़ार, रिज़ल्ट क्या आएगा 2 किस में स्टोर हो जाएगा, p में, यानी कि नंबर को एक मरतबा मल्टीप्लाई किया है
और रिज़ल्ट जो है वो 2 आया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब इसमें देखें एन भी 2 है और जो प्रोडक्ट है पहले नंबर की यानी कि 2 की वो भी 2 है, पी में जो पड़ी हुई है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिज़ल्ट कितना हो जाएगा 4। तो 4 किस में स्टोर कर दिया जाएगा पी में। तो ये स्टेटमेंट 2 मरतबा एग्जीक्यूट हुई तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ गया 4। अब 4 को जो है 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, एन में 2 है, 4 2 ज़ार 8। तो ये स्टेटमेंट यानी 3 मरतबा एग्जीक्यूट होगी, 3 टाइम एग्जीक्यूट होगी तो रिज़ल्ट जो है वो 8 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि 2 को फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, फिर 2 को नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई किया तो पी में प्रोडक्ट में जो है 4 आया, और फिर इस तरफ 4 को जो है ये पी की वैल्यू बन जाती है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। अब इसी तरह आप देखते हैं कि पी में 8 है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ार 8 2 ज़ार 16। तो पी में क्या बन जाएगा, पी की वैल्यू क्या बन जाएगी 16। 4 टाइम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से जो है इसकी वैल्यू 16 होगी। और इसी तरह 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो पी की वैल्यू जो है फाइनल वैल्यू 32 जो है इसमें स्टोर होगी। 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन होगी ये। तो ये हमने स्टेटमेंट ये 5 टाइम लिखी है। और इसी तरह अगर हमारे पास एक्सपोनेंट यानी कि पावर जो है वो 100 होती तो हमें ये स्टेटमेंट 100 टाइम लिखते। ये सिर्फ 5 टाइम इसलिए लिखी है कि हमें जो एल्गोरिदम को समझने में आसानी हो। अगर हम ये देखें कि अगर पावर या एक्सपोनेंट 100 है तो हमें ये स्टेटमेंट 100 टाइम लिखने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो एल्गोरिदम जो है उसमें ये स्टेटमेंट 100 टाइम नहीं लिखी जाएगी, बल्कि हम जस्ट 1 टाइम लिखेंगे और एक कंडीशन लगा लेंगे। क्या हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है ये मल्टीप्लिकेशन ये स्टेटमेंट को चलाएंगे कितनी मरतबा, एज मैनी टाइम एज इट्स एक्सपोनेंट टाइम, यानी कि एक मरतबा लिखेंगे लेकिन इसको बार बार जो है वो एग्जीक्यूट करवाएंगे, चलाएंगे। ठीक है, तो ये देखें अब ये राइट साइड पे देखें कि हमारे पास ये जो 2⁵5 ये नंबर है। तो पहले जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है पी में 1 है और एन में 2 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिज़ल्ट 2 आ गया। यानी कि ये पहली जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ 2 की 1 से मल्टीप्लिकेशन है और रिज़ल्ट क्या आ गया 2। अब पी की वैल्यू 2 बन गई। नेक्स्ट जब ये स्टेटमेंट आएगी सेकेंड टाइम चलेगी तो पी में 2 है, ठीक है, और एन में भी 2 है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 4। यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट क्या आ गया 4। ये स्टेटमेंट 2 टाइम चलेगी। इस तरह 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, इस 4 को नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 8, ये 8 पी की वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह जो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 16, ये 4 टाइम एग्जीक्यूट होगी तो 16 आ जाएगा। इस तरह जो है वो पी की वैल्यू जो है 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 32, ये लास्ट जो है 2 है इससे मल्टीप्लिकेशन होगी 16 की तो रिज़ल्ट विल बी 32। तो ये लॉजिक जो है ये एल्गोरिदम जो है ये हम इस तरह लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट जो बार बार एग्जीक्यूट करवाएंगे। ये आपने एक एग्जांपल के ज़रिए से समझ लिया कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है किस तरह हो रही है। अब हम इसका एल्गोरिदम लिखते हैं। स्टेप 1 स्टार्ट, लेट द नंबर n be 2 एंड इट्स एक्सपोनेंट e be 7। यानी कि हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, n उसकी वैल्यू जो है 2 है और जो दूसरा वेरिएबल है e स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट यानी कि पावर, और वो है 5। e की वैल्यू क्या है 5, यानी कि 2⁵5 हम फाइंड करना चाहते हैं। ये नंबर जो है वो वेरिएबल्स के नाम n और e ये आप चेंज भी कर सकते हैं, और इसी तरह आप इनकी वैल्यू जो है 2 और 5 की बजाय कुछ और भी इनको असाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या, सेकंड स्टेप में हम देखते हैं इनिशियलाइज प्रोडक्ट p एंड c टू 1। दो वेरिएबल्स और लिए हमने p जिसमें रिज़ल्ट आएगा फाइनल p, और इसकी इनिशियल वैल्यू जो हमने 1 की है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हम जब करते हैं तो किसी भी वेरिएबल को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये एक वेरिएबल है c, बुक में ये के दिया गया है इसका नाम, तो ये c = 1। ये काउंटर है, काउंटर वेरिएबल जो हमें ये बताएगा कि हमने कितनी मरतबा जो मल्टीप्लिकेशन जो है परफॉर्म कर ली है, और इसकी इनिशियल वैल्यू जो हमने 1 रखी है। तो ये स्टेप 2 है जिसमें हमने दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ किया, p यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू दी है। p की इनिशियलाइज़ का मतलब स्टार्टिंग वैल्यू देना। p की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है और c की स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो भी 1 है। स्टेप 3 में क्या होगा, फाइंड द प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ये आपने बड़े गौर से देखना है और वैल्यूज़ को याद रखना है कि किस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। ये प्रोडक्ट में आप देखें कि n में इस वक्त जो नंबर है
2 उसको p से मल्टीप्लाई किया, p की स्टार्टिंग वैल्यू जो है 1, तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 2 1 ज़र 2 या 1 2 ज़र 2, तो ये p की वैल्यू 2 बन गई, n की वैल्यू 2 है। और उसके बाद जो है स्टेप 4 में क्या होगा, इंक्रीमेंट c बाय 1, c की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा, c इज इक्वल टू c प्लस 1। इजाफा किस तरह करेंगे, पहले ये इक्वल साइन है, इसके राइट साइड पे या असाइनमेंट स्टेटमेंट है, इसके राइट साइड पे पहले ये चीज़ वैल्यूट होगी, c की वैल्यू पर आप देख सकते हैं ये 1 है, और उसमें एक और ऐड किया गया 1 प्लस 1 2, इसको कैलकुलेट किया गया, ये 2 हो गया, 2 किसको असाइन कर दिया गया, c को, तो c की वैल्यू अब होगी ये 2, पहले c की वैल्यू 1 थी, लेकिन स्टेप 4 जब एग्जीक्यूट हुआ तो उस वक्त c की वैल्यू जो है वो 2 बन गई। स्टेप 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से समझना है आपने। चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ c इज़ लेस देन आर इक्वल टू e। हमने ये चेक करना है स्टेप में कि जो c की वैल्यू है, क्या वो जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है 5 से छोटी है या उसके बराबर है, ठीक है, ये चीज़ चेक करनी है कि c की वैल्यू जो इज़ लेस देन आर इक्वल टू e के, तो फिर हमने क्या करना है। अब नेक्स्ट ये वैल्यू किस तरह चेक की जाएगी, ये इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे, इसका हम इस्तेमाल हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इफ़ के बारे में। इफ़ के बाद ये कंडीशन चेक की जाती है कुछ, ठीक है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है, ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए, तो आपको पता है देन के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, देन के बाद ये स्टेटमेंट चलेगी अगर कंडीशन ट्रू है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये स्टेटमेंट चलेगी, यानी कि इसमें से और इसमें से, देन के बाद जो स्टेटमेंट है और अदरवाइज के बाद जो स्टेटमेंट, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अगर तो ये एक्सप्रेशन या कंडीशन जो ट्रू है तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट चलती है और इसको छोड़ दिया जाता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर देन के बाद वाली स्टेटमेंट को छोड़ दिया जाता है और अदरवाइज़ के बाद वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है। तो अब हम ये चेक करते हैं, ये हमने इफ़ को ज़रा सिंपली जो है वो डिफ़ाइन किया था। अब हम चेक करते हैं कि सी की वैल्यू इस वक्त आपको देखा था इधर 2 होगी है, 2 और ई में 5 है, 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5 कंडीशन होगी ट्रू, ये 2 जो है वो 5 से छोटा है या उसके बराबर है, तो ये सी जो है, सी की वैल्यू 2 है, 2 जो है 5 से छोटा है, ये बात सही है, ठीक है। तो इसलिए जो देन के बाद वाली स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगी। तो देन के बाद क्या स्टेटमेंट लिखी हुई, गो टू स्टेप 3, तो हम स्टेप 3 पे चले जाएंगे, वापस इस पे आ जाएंगे। इसमें क्या करना है, हमने प्रोडक्ट करनी है। अभी लास्ट टाइम आपने देखा था कि पी की वैल्यू जो है वो 2 हो चुकी थी, एक मरतबा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है पहले, तो अब ये सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट होने लगी है। पी की वैल्यू जो है वो 2 है और एन की वैल्यू भी 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 4, पी की वैल्यू जो है वो 4 बन गई है। उसके बाद फिर जो है सी की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट होगा, सी की वैल्यू लास्ट टाइम 2 थी, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 जो है सी को असाइन कर दिया जाएगा, तो इस वक्त जो है सी की वैल्यू जो है 3 बन चुकी है। तो स्टेप 5 में फिर दोबारा हम आते हैं, सी की वैल्यू 3 है और ई की वैल्यू जो है 5 है, तो 3 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है। देन गो टू स्टेटमेंट स्टेप 3, तो हम स्टेप 3 पे वापस चले जाएंगे, ठीक है, कंट्रोल वापस इधर सेंड कर दिया जाएगा। अब p की वैल्यू जो है, p की स्टेटमेंट 2 टाइम पहले यानी कि एग्जीक्यूट हो चुकी है, p की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 2 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट होगा 8। तो ये इसका मतलब ये स्टेटमेंट जैसे आपने पहले प्रीवियस पेज पे देखा था कि ये जो स्टेटमेंट है हमने सिर्फ एक बार लिखनी है और इसको बार बार एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो हम वापस जा रहे हैं स्टेप पे, तो इसका मतलब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे कितनी मरतबा, एक्सपोनेंट टाइम। तो ये थर्ड टाइम एग्जीक्यूट हुई है, इसमें n में 2 है और p में 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट होगा 8। उसके बाद स्टेप 4 में, ठीक है, और ये c की वैल्यू जो लास्ट टाइम जो 3 थी, 3 प्लस 1 कितने हो गया 4, अब c की वैल्यू होगी 4, ठीक है। फिर हम स्टेप 5 पे आते हैं और इसमें कंडीशन चेक की जाएगी, 4 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5 कंडीशन जो है वो ट्रू है। फिर हम स्टेप 4 पे चले जाएंगे, स्टेप 3 पे चले जाएंगे। स्टेप 3 में जो है मल्टीप्लिकेशन दोबारा परफॉर्म होगी, p की वैल्यू जो है वो 8 थी लास्ट टाइम और n की वैल्यू जो है वो 2 है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 16, रिजल्ट 16 आएगा, 16 जो है p में स्टोर कर दिया जाएगा। तो अब जो है ये स्टेटमेंट 4 मरतबा एग्जीक्यूट हो चुकी है और p की वैल्यू 16 बन चुकी है। उसके बाद इस स्टेटमेंट पे आते हैं, c की वैल्यू लास्ट टाइम जो थी वो 4 थी, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो c की वैल्यू बन गई है 5। अब फिर इस स्टेटमेंट पे आते हैं, 5 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 5, c में 5 है और e भी 5 है एक्सपोनेंट, तो 5 इज़ लेस दैन
आर इक्वल टू 5। 5 जो है 5 से छोटा है, ये बात तो सही नहीं है, लेकिन 5 इज़ इक्वल टू 5 दूसरी बात सही है। तो ये लेस देन और इक्वल, और का ऑपरेटर जो होता है उसका मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए। पहली तो नहीं ट्रू, लेकिन दूसरी ट्रू है, इसलिए ये कंडीशन भी ट्रू होगी। 5 5 से छोटा है या उसके इक्वल है, ठीक है। तो या उसके इक्वल है तो ये बात सही है। तो फिर हम दोबारा स्टेप 3 पे चले जाएंगे। जब स्टेप 3 में दोबारा जाएंगे तो ये स्टेप 3 में जाने के बाद पी, ये स्टेटमेंट जो प्रोडक्ट दोबारा होगी। पी की वैल्यू लास्ट टाइम 16 थी, 16 को n से 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 16 2 ज़ार 32, पी में 32 आ जाएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट 5 टाइम जो एग्जीक्यूट हो चुकी है। और सी की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट होगा। सी की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी, 5 थी, 5 + 1 6, सी की वैल्यू होगी 6। अब दोबारा ये कंडीशन चेक की जाएगी, 6 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 5। 6 जो है ना, जो है 5 से छोटा है, ना ही उसके इक्वल है, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। अब हम कहाँ पे मूव करेंगे, अब कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, अब वो अदरवाइज़ के बाद वाली जो स्टेटमेंट है ये, ठीक है, देन के बाद वाली छोड़ दी जाएगी और अदरवाइज़ के बाद वाली जो स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगी। और ये स्टेटमेंट क्या है, गो टू स्टेप 6, ये हमें कहाँ पे भेज रही है, सेंड कर रही है कंट्रोल को, स्टेप 6 पे। स्टेप 6 में क्या है, आउटपुट पी की वैल्यू को डिस्प्ले कराएं। तो पी की वैल्यू हमने लास्ट टाइम देखा था कितनी बनी थी, 32। तो 32 जो है डिस्प्ले होगा, यानी कि रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले होगा। और उसके स्टेप 6 के बाद हम आगे फॉलो करेंगे। तो स्टेप 7 में क्या है, एल्गोरिदम कंप्लीट हो चुका है और हम ये एल्गोरिदम जो है ये स्टॉप कर दिया जाएगा इधर। तो आपने ये देखा कि हमने इस एग्जांपल को लेके इसकी लॉजिक को समझा है कि ये किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो एग्जीक्यूशन हो रही, और ये सी का इधर जो कंट्रीब्यूशन क्या है, इसका किरदार क्या है, कि सी काउंटर वेरिएबल ये काउंट करता है कि हमने ये स्टेटमेंट को कितनी मरतबा जो है एग्जीक्यूट कर ली है। सी की स्टेटमेंट जो है ये, यानी कि 5 टाइम एग्जीक्यूट करवाने के लिए ये काउंटर वेरिएबल जो है सी हमने यूज़ किया है। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि अगर इधर कोई वैल्यूज़ और होंगी, मतलब n3 होगा तो ई की वैल्यू कोई और सपोज 2 होगी या 5 होगी या 6 हो, कोई भी होगा, तो ये हर एक स्टेटमेंट के लिए, हर वैल्यू के लिए ये एल्गोरिदम जो है प्रॉपरली वर्क करेगा। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको 2-4 मरतबा जो है वो इसकी एग्जीक्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है, मुख्तलिफ नंबर्स के लिए, और फिर जो है इसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इसका हम फिर बाद में जो है फ्लो चार्ट भी बनाएंगे और प्रोग्राम भी लिखेंगे इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि हमने इस लेक्चर में जो कुछ पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से समझें और फिर याद करें। तो आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम होता है। आप अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का और अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।